जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं प्री डायबिटिक वाले, उसमें से कितने % को चांसेस होते हैं फ्यूचर में जाकर शुगर में या डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के? 50% लोग भी इसको रिवर्स करना चाहे तो वो कर सकते हैं। जनरली वो डायबिटीज़ में इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते। ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि हमें, कोई भी जो प्री डायबिटिक है उसको अपनी प्लेट से एलिमिनेट कर देनी है, हटा देनी है पूरी तरीके से, ताकि डायबिटीज़ होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए? ठीक है। तो कौन से तेल जो है जिनको आप अच्छा मानते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए, या फिर जिन लोगों को हो गया प्री डायबिटिक स्टेज में? क्योंकि जब शुगर्स की बात करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज द हाई शुगर, देयर इज ऑलवेज अ डिप इन द शुगर, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो शुगर लेवल्स हमारे लो भी जाते हैं। तो हमें क्या है कि राइट अमाउंट और रेशो में शुगर सप्लाई को 24 आवर्स अपनी बॉडी में बनाए रखना है। जब मैं होल ग्रेन की बात कर रही हूँ तो आटे को छानना नहीं है। अब कौन से कार्ब्स हम प्रेफर करें, तो अगेन मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ही मानूंगी, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्ब्स वो शुगर में ही कन्वर्ट होगा। आई बिलीव इन 5 मील पैटर्न for the pre-diabetic patient, for the diabetic patient, or any kind of person who wants to live healthy without any acidity, without any bloating, because this is the main problem we face nowadays. बट ये जो गैप फिर कैसे मेंटेन हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि हर मील के बाद आपका गैप 3 तो होना ही चाहिए। 3 major meals and 2 mini meals. लाइट तो रखना है फूड, लेकिन वो ऐसे नहीं रखना कि हम केवल सूप पी रहे हैं या हम बॉइल्ड वेजीज खा रहे हैं। हमें सारे न्यूट्रिएंट लेने हैं। वो कंप्लीट फूड ग्रुप जब तक हमारी थाली में नहीं होंगे, हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की कंडीशन आती है तो क्या होता है कि कार्ब्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, रेगुलर मात्रा में। वो बॉडी में घूम तो रहे हैं, लेकिन इंसुलिन उन्हें हमारी बॉडी को नहीं दे पा रहा है। शुगर अवेलेबल टू द बॉडी बट नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब। तो फ्यूल कहाँ से आएगा? कार्ब्स आर द प्राइमरी फ्यूल गिविंग फूड और यू कैन से न्यूट्रिशन। सो यहाँ पे प्रोटीन हमारे को एनर्जी देने का काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम बहुत होती है, तो उनके लिए कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं तो उससे थोड़ा पहले आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी लेने, जिससे बेनिफिट होता है। ऐसा है? 5 चीज़ें आप हमें बताइए कि हमारी थाली के अंदर होनी चाहिए जो कि प्री डायबिटिक जो सिचुएशन कंडीशन हमारी है उसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक पाए। क्या आप जानते हैं कि हर 5 में से 1 इंसान प्री डायबिटिक है, यानी उसको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर अपना लाइफस्टाइल, अगर अपनी डाइट चेंज नहीं की तो भविष्य में जाकर डायबिटीज़ हो सकती है, क्योंकि उनका जो शुगर लेवल है वो नॉर्मल से ज़्यादा है। अच्छी बात यह है कि जो प्री डायबिटिक लोग हैं, अगर वो अपनी लाइफस्टाइल को सुधार लें, अपनी डाइट को बेहतर कर लें, कुछ चेंजेस हैं जिन्हें कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो वो शुगर से बच सकते हैं, डायबिटीज़ होने से बच सकते हैं। आज इसी दिलचस्प विषय पे हम बात करेंगे और हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं खास मेहमान सीमा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है सीमा आपका। थैंक यू प्रियंका जी, मुझे भी काफ़ी खुशी हुई आपके पास यहाँ स्टूडियो में आकर। जी, अच्छी बात यह है, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन में बताया कि लोगों को डर होता है डायबिटीज़ को लेकर कि शुगर हो जाएगी तो क्या होगा, या थोड़ा सा अगर शुगर लेवल ज़्यादा आ जाता है टेस्ट में तो लगता है कि आप प्री डायबिटिक हो गए। अब ऐसा तो नहीं है कि मुझे शुगर होगी ही होगी। तो हम चाहते हैं कि जो भी गलत फहमियाँ हैं इस विषय को लेकर के, उस पर भी हम लोग बात करें, साथ ही साथ डाइट में क्या चेंजेस करें कि जो प्री डायबिटिक स्टेज है उसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोका जा सके। जी, तो सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये प्री डायबिटिक क्या होता है, क्या कैसे अलग है डायबिटीज़ से? सो किसी भी डिज़ीज़ के प्रिवेंशन के लिए जानना ज़रूरी है कि वो डिज़ीज़ एक्चुअली क्या होती है, कैसे होती है। निवारण के लिए कारण जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि हमारी शुगर लेवल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन HbA1c इतना नहीं जाता कि हम उसे डायबिटीज़ डिक्लेयर करें। सो समहाउ आप कह सकते हैं वो 6.5 या 6.7 के पीछे ही रहता है, वो 5.5 और 5.7 से ऊपर चला जाता है। ये बीच की स्टेज डायबिटीज़ भी नहीं है, बट हम बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं। अब इस टाइम पे क्या होता है, हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में इंसुलिन तो है, बट वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है क्योंकि सेंसिटिविटी बढ़ चुकी है। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी या हमारे सेल्स और टिश्यूज़ जो हैं वो शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका HbA1c हाई जाएगा, शुगर लेवल्स हाई जाएंगे। अच्छी बात इसमें यह है कि ये प्री स्टेज है, तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको हम पीछे ले जा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि हम इस कंडीशन को बढ़ने से रोक सकते हैं। कारण जानते हैं इसके, एक तो मोटापा,
दूसरा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तीसरा स्ट्रेस बहुत है लाइफ में, तो कॉर्टिसोल लेवल्स आर हाई, दिस इज़ द मेन बिगेस्ट रीज़न. अनदर थिंग इज़ कि लैक ऑफ एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज नहीं है, चिंताएं हम बहुत कर रहे हैं लेकिन उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे. ठीक है. ओवर थिंकिंग. देन आप हेरिडिटी की अगर बात करें तो अगर हमारे फोर फादर्स को या पेरेंट्स को कोई भी क्रिटिकल डिजीज़ रही हो तो डायबिटीज़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि 40 के अराउंड हम ये कभी भी टेस्ट में ये अपीयर हो सकता है कि आपके शुगर लेवल्स हाई चल रहे हैं. मज़ेदार बात यह है कि कभी कभी फास्टिंग नॉर्मल आ रही है, पीपी हाई आ रहा है. ठीक है. तो फास्टिंग, खाना खाने के बाद का जो शुगर लेवल्स है कभी वही बढ़ता है, कभी केवल फास्टिंग बढ़ रहा है, कभी दोनों नॉर्मल है लेकिन HbA1c बढ़ रहा है. तो ये तीनों चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे. लेकिन पहले ये बताइए कि जितने भी केसेस हमारे पास आते हैं प्री डायबिटिक वाले, उसमें से कितने % को चांसेस होते हैं फ्यूचर में जाकर शुगर में या डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने के? उसमें से मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे थोड़ा हमको साइकोलॉजी को लेकर चलना पड़ेगा. अभी मैं फिजियोलॉजी लेकर नहीं चल रही हूँ. तो अगर 50% लोग भी इसको रिवर्स करना चाहें तो वो कर सकते हैं. जनरली वो डायबिटीज़ में इसीलिए जाते हैं क्योंकि हम उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते. राइट. सो अच्छी बात ये है ना कि मैं कहीं पढ़ रही थी और वो डेटा जो था वही कहता था कि 1 साल के अंदर 10 to 15% लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो जैसे आपने बताया ना कि साइकोलॉजिकल होता है, आपको लगता है कि अब तो ये आ गया तो शुगर तो आई गई. और आई थिंक लॉन्ग रन में भी जो ये रेशो है ये 30-40 ऐसे कुछ परसेंटेज है. हाँ, तो इतना ज़्यादा नहीं है. वही हम कह रहे हैं कि बेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम इसे एक्शन अगर हमने ले लिया, जाने अनजाने या किसी फैमिली मेम्बर ने ही हमें सपोर्ट करना शुरू कर दिया. सपोज हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को बिना बताए खाना ही अच्छा बनाना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमने उस स्टेज को वहीं रोक लिया. अच्छा, क्योंकि आप अपने अच्छा खाने की बात की है तो मुझे लग रहा है कि आपको भी जो है कुकिंग और इस सब में काफ़ी इंटरेस्ट है. तो आप सबसे पहले ये बताइए कि कौन सी ऐसी 3 चीज़ें, डिटेल में भी बात करेंगे, हम पूरी डाइट भी आपसे जानेंगे, लेकिन ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं जो कि हमें कोई भी जो प्री डायबिटिक है उसको अपनी प्लेट से एलिमिनेट कर देनी है, हटा देनी है पूरी तरीके से, ताकि डायबिटीज़ होने के चांसेस ना के बराबर हो जाए. ठीक है. सो सबसे पहले तो जब कार्ब्स ही हमारे एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, शुगर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो सबसे पहले तो हम इसी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे. ठीक है. अगर 140 के ऊपर रैंडम शुगर लेवल्स जा रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आप उस टाइम शुगर नहीं ले सकते, मीठा नहीं ले सकते. सबसे पहला फूड आइटम हमें इसको एलिमिनेट करना है. सेकंड थिंग, वेट जो बढ़ाता है वो सबसे पहले आप फूड देखेंगे फ्राइड फूड है या एक्स्ट्रा बटर है, एक्स्ट्रा घी है. घी इज़ नॉट द कल्प्रेट, लेकिन वो ऐसा सुपर फूड भी नहीं है कि हम केवल घी खा रहे हैं और कितनी भी क्वांटिटी में खा रहे हैं और वो हमें नुकसान नहीं देगा. ये सबसे बड़ा मिथ होता है. सो ये 2 चीज़ें मैं कहूँगी. फ्राइड फूड आइटम, अगर फ्राइड खा भी रहे हैं तो अच्छा ऑयल उसमें इस्तेमाल करें. शुगर हमें अवॉइड करनी है. ठीक है. थर्ड मैं कहूँगी रिफाइंड फूड, वो भी कार्ब्स की ही कैटेगरी में आ जाता है, जैसे मैदा के प्रोडक्ट्स हो गए, है ना, तो उसकी जगह पर हम रिप्लेसमेंट की भी बात करेंगे. बिल्कुल. तो आपने अच्छे ऑयल की बात की, तो सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अच्छे ऑयल कौन से हैं, खासकर अगेन चूँकि हमारा टॉपिक जो है वो डायबिटीज़ को लेकर के है, तो कौन से तेल जो है जिनको आप अच्छा मानते हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए या फिर जिन लोगों को हो गया प्री डायबिटिक स्टेज में उनके लिए? मैं कहूँगी सबसे पहले तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही घर में लाएं. ठीक है. रिफाइंड ऑयल को बाहर करें. अब बात करें कौन सा ऑयल, तो हम हिंदुस्तान में हैं और हमारा सरसों का तेल बहुत ही अच्छा रहता है, सो हम सरसों का तेल यूज़ करें. एंड अनदर ब्यूटीफुल की इज़ चेंज करते रहें ऑयल्स को. ठीक है. जितना रोटेशन पे आप सीड्स ऑयल को घर में लाएंगे, उसे यूज़ करेंगे, उतना अच्छा रहेगा. एंड इंडियन डाइट इज़ इस तरह से बनी हुई है कि हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स अपने आप आ जाते हैं. आप दाल को देसी घी में तड़का लगाएं, सब्जियों को आप सरसों के तेल में बनाएं, और अगर आप सैलेड में ड्रेसिंग डालनी है और आपका वेट अलाउ करता है कि आप एक्स्ट्रा ऑयल लेना चाहते हैं या ले सकते हैं, चाहना तो नहीं बट हम बॉडी को ही देखेंगे कि ले सकते हैं या नहीं, तो हम एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ले सकते हैं. बट दैट डजंट मीन कि हमारे बाकी ऑयल्स खराब हैं. सो मूंगफली का तेल है ना, तिल का तेल हम अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं. अलसी का तेल भी हम यूज़ कर सकते हैं. क्योंकि सीड्स की बात आप कर रहे हैं ना, आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं और मैं खुद भी कई चीज़ मतलब ट्राई करके देखती हूँ अलग अलग चीज़ें, तो मुझे समझ में आता है कि हाँ किसका बेनिफिट ज़्यादा है. फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन अगर आप देखोगे तो राइस ब्रैन ऑयल इज़ वेरी क्लोज टू द रिकमेंडेड फैटी एसिड कॉम्बिनेशन. तो आई पर्सनली प्रेफर दैट ऑयल ऑल्सो. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. बस लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको रिफाइंड जो है, रिफाइंड वनस्पति घी, डालडा, पाम ऑयल, ये सब से हम दूर रहें.
प्रोसेस्ड फूड अगर हम दूर करेंगे अपनी डाइट से, या हम बाहर खाने में ये सोचना शुरू कर देंगे कि हम इस आउटलेट पे अच्छा तेल यूज़ हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, यस और नो में बात करेंगे। अगर यस है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके खाइए, अगर नो है तो आप उसको अवॉइड करें। अच्छा, ये तो हमने आपसे पूछी थी 3 चीज़ें जो आपको प्लेट से हटा देनी है। अब कौन सी 3 चीज़ें ज़रूर ऐड करनी है? ओके, अगेन शुगर से ही बात करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल प्लेन खाना खाएं। टेस्ट बर्ड्स भी हैं, कभी मन भी करेगा, कभी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी होगी। क्योंकि जब शुगर्स की बात करते हैं, इट्स नॉट ऑलवेज द हाई शुगर, देयर इज ऑलवेज अ डिप इन द शुगर, दैट इज कॉल्ड हाइपोग्लाइसीमिया। तो शुगर लेवल्स हमारे लो भी जाते हैं। Right. तो हमें क्या है कि राइट अमाउंट और रेशो में शुगर सप्लाई को 24 आवर्स अपनी बॉडी में बनाए रखना है। तो अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, ठीक है। जैसे? तो रिफाइंड को हटा के हमने होल ग्रेन, गेहूं यूज़ किया, बार्ले यूज़ किया, या कोई भी मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम ध्यान रखें कि जब मैं होल ग्रेन की बात कर रही हूँ तो आटे को छानना नहीं है, ठीक है। फैट का रिप्लेसमेंट हमने देख लिया। दूसरा फूड हम इसमें काउंट करेंगे कि प्री बायोटिक्स अपनी डाइट में यूज़ करेंगे, तो वो आता है हमारा फलों से, सब्जियों से, ठीक है। थोड़ा बहुत हम अचार, फर्मेंटेड फूड ऐड कर सकते हैं, तो इससे गट माइक्रोबायोटा को काफ़ी हेल्प मिलती है। एंड जितना हमारा पेट हेल्दी रहेगा उतना हम किसी भी बीमारी को बाय बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपने जाननी चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी गुड फैट्स इन द फॉर्म ऑफ नट्स। ओके। हम वो ऐड करें, तो जहाँ फाइबर भी ऐड होता है। फाइबर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव एक न्यूट्रिशन का पार्ट है, या आप ये कहेंगे न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर हम न्यूट्रिएंट वाइज बात करें तो होल ग्रेन सीरियल्स, ठीक है, एंड अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दीज 3 थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। राइट। लेकिन अगर कुछ जैसे अब आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ना, आजकल बहुत फैंसी चीज़ें भी आती हैं कि बाहर से ये, जैसे फॉर एग्जांपल आवाकाडो को लोग बोलते हैं कि वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, ये सब, लेकिन वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है उसको खाना, या मतलब पॉकेट फ्रेंडली भी उतना नहीं है। तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो कि आपको लगता है कि जो कि बहुत ज़रूरी है? देखिए, हेल्दी फूड की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए कि जो प्री डायबिटिक लोग हैं उनके लिए क्या चीज़ है जो कि इंडिया में पाए जाने वाला या बाहर से आने वाला? देखिए, बेहतर तो ये कि हम लोग तो उसमें बिलीव करते हैं कि लोकल वाले में सीजनल एंड रीजनल। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। सो उसमें मैं बात करूँगी जामुन की, मेथी सीड्स एंड सौंफ, इन सबको हम अपनी डाइट में शामिल करें। सो जामुन हम किसी भी टाइम खा सकते हैं, जब भी सीज़न होता है, बट जब सीज़न नहीं है तो हम क्या करें, तो जामुन को हम ड्राई करके उसका पाउडर बना के रख सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग 1 टीस्पून हम ले सकते हैं। देन मेथी तो थ्रू आउट द टाइम हमारे पास सीड्स अवेलेबल हैं, तो इन द मॉर्निंग हम मेथी वाटर, या फिर मेथी को च्यू ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेथी के सीड्स हम इवन अपने फूड में भी यूज़ कर सकते हैं ऑन द डेली बेसिस। और आगे हम बात करें तो जैसे आंवला है, करेला है, दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। ये अपनी डाइट में हम यूज़ कर सकते हैं। करेला सब्जी बना लिया, उसको पिकल की फॉर्म में, अगर आप सब्जी देखो तो वो उसकी सब्जी ही काफ़ी दिन चल जाती है, तो पिकल की तरह आप उसको रोज़ खा सकते हो। बाकी जूस तो थोड़ा कड़वा होता है, बट दवाई भी ऑप्शन उससे है ना, ज़्यादा वैसे है। आजकल लोग कैसे मिक्स करके भी बना लेते हैं कि करेले जिसमें थोड़ा सा आपने कुकुम्बर डाल लिया, थोड़ा आपने वो जो आता है दूसरे तरह के, मतलब से खीरा डाल लिया थोड़ा सा, बट कुछ देन कुछ। क्वांटिटी इज़ वेरी लेस इन दैट वे इफ़ यू आर मिक्सिंग द थिंग्स। अगर हमें ज़्यादा अच्छा, रिजल्ट कितना चाहिए, नॉर्मली वैसे कितना रिकमेंड करते हैं आप करेले का जूस? क्योंकि ये भी कहा जाता है ना शायद कि ज़्यादा नहीं लेना होता, आई डोंट नो। इट्स लाइक अगर मैं कहती हूँ अगर स्मूदी आपको बनानी है, पहले तो क्वांटिटी देखने की, जो हम बड़ा बड़ा ग्लास लेते हैं वो नहीं लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अमाउंट इज़ ऑल्सो हार्मफुल। सो हमें एक नॉर्मल या स्मॉल ग्लास बनाना है, जिसमें कि हमने मॉर्निंग में अगर ले रहे हैं तो दे शुड बी इक्वल अमाउंट ऑफ खीरा, थोड़ा सा उसमें मेथी सीड्स हम लें, मेथी वाटर जिसमें डिप किया उसको भी यूज़ कर सकते हैं, एंड देन करेला यूज़ कर सकते हैं। मैं कहूँगी कि अगर आपको कुछ और डालना है इसमें तो आप कोई फ्रूट ऐड कर लो, इट्स लाइक एप्पल, एंड द होल एप्पल यू हैव टू यूज़। ये नहीं कि हम उसकी स्किन निकाल रहे हैं, केवल सीड्स निकालना है और मिक्सी में और ब्लेंडर में उसको क्रश करना है, एंड यू हैव टू ड्रिंक इट। तो ये तो परफेक्ट स्मूदी बन गया आपका, फ्रूट परफेक्ट भी आ गया स्मूदी इसमें बन और गई, आपका जो भी हाँ, बेनिफिशियल बट ओवरडू सब्जी। नहीं करना। और इसमें शायद थोड़े से सीड्स भी ऐड कर, जो आपने बताया मेथी बताया, कुछ और मेथी भी चीज़ लोग seeds, चिया सीड्स वगैरह भी डालते हैं, तो मतलब सब कुछ करके आप अगर एक ग्लास मीडियम साइज़ का ले लेते हैं तो कह सकते हैं कि आपके लिए एक अच्छे, आपका बढ़िया आपका स्टार्ट, दिन की अच्छी शुरुआत है। जी। अच्छा, आप चूँकि कह रही थी कि जब हमें 3 चीज़ हटाने की बात आपने की, बट जब शुगर की बात करते हैं तो नॉर्मली शुगर का मीन्स होता है मीठा।
लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हमारा जो कार्ब है उसके अंदर भी शुगर कंटेंट होता है, राइट? बिल्कुल। तो अगर आप थोड़ा सा ये भी बता पाएँ कि मतलब किस तरीके से क्या क्या कार्ब, क्योंकि अभी नया कल्प्रिट जो माना जा रहा है वो ऑयल तो है ही, ठीक है, लेकिन ऑयल के साथ साथ अब ज़्यादा माना जा रहा है पर्टिकुलरली डायबिटीज़ है जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है उनमें, कि उसमें कार्ब इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वो आपको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो डाइट अभी तक रही है वो नॉर्मली कार्ब ओरिएंटेड ज़्यादा रही है, बिल्कुल। चाहे आपका राइस हो चाहे आपका रोटी हो। बिल्कुल। तो ये जो आप थोड़ा सा अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ कि आपको, चूँकि उसके अंदर भी ऑलरेडी शुगर होती है, तो आपको शुगर किस फॉर्म में आप शुगर ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर देंगे। बिल्कुल और बंद कर देंगे, जी, हाँ, पॉसिबल नहीं है। और करेंगे तो फिर वो आप देखे कहते हैं ना क्रेविंग होगी फिर आपकी, क्रेविंग तो वो होगी। क्रेविंग के लिए भी ऑप्शन होना चाहिए कि आपको सजा तो नहीं है ज़िंदगी, आप तो ज़िंदगी को थोड़ा सा इंजॉय भी करें। एग्जैक्टली। सो होता क्या है कि जब हम कार्ब्स की बात करते हैं तो कार्ब्स इज़ द फॉर्म ऑफ शुगर ओनली। अब दो तरीके के होते हैं, एक रिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। हम लोगों को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्रेफर करना है क्योंकि उसमें फाइबर का अमाउंट रहता है और वो बॉडी में, जैसे कहते हैं ना, ग्लाइसेमिक कंट्रोल, हमें एक ऐसी कंडीशन लानी है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थोड़े थोड़े टाइम पे बॉडी को शुगर लेवल्स मेंटेन करने के लिए कार्ब्स मिलते रहें। तो वो एक स्टेट हमें चाहिए होती है बॉडी में। अब कौन से कार्ब्स हम प्रेफर करें, तो अगेन मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ही मानूंगी, लेकिन एक्सेस ऑफ कार्ब्स वो शुगर में ही कन्वर्ट होगा। तो आप कितना रिकमेंड करेंगे किसी के लिए दिन में, मान लीजिए कोई एक बार राइस, 2 चपाती, कैसे थोड़ा सा अगर आप मील वाइज अगर हम बात करें तो हर मील में हमें चाहिए कार्ब्स, एंड हर फूड में ऑटोमेटिकली आता भी है। तो जैसे हम ब्रेकफास्ट से शुरू करें तो उसमें 1 या 2 मल्टीग्रेन की रोटी, डिपेंड करता है किसका कितना वेट है, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। एंड जब हम लंच पे या डिनर की बात करते हैं तो 2 रोटी, या फिर अगर वेट कम है किसी का तो 2 रोटी प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ राइस, वो हम ले सकते हैं। किसी को राइस प्रेफरेंस है तो वो राइस भी ले सकते हैं, हम स्टार्च निकाल के भी राइस खा सकते हैं। वो तो वेट की वजह से आप शायद रिकमेंड कर रहे हो। नहीं, शुगर की वजह से भी। अच्छा, हाँ, क्योंकि हम कार्ब्स उसके निकाल रहे हैं तो स्टार्च के फॉर्म में। बेसिकली शुगर पेशेंट कोई है या प्री डायबिटिक भी है, दोनों ही कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। Yes. तो अगर आप राइस लेते हैं तो राइस को बॉईल करके और उसका जो स्टार्च है, जी, जिसे जिसे हम मांड कहते हैं, राइट, तो उसको निकाल के खाना बेटर है। उसको निकाल के खाना बेटर है। ओके जी। तो इसीलिए शायद कहते हैं ना कि पुलाव या कुछ ऐसे बनाने से बेटर है। बहुत सारे घरों में तो नॉर्मल जब आप राइस ऐसे भी कुक करते हैं तो भी ऐसे ही मतलब प्रेशर में बना करते हैं, तो आई थिंक उससे बेटर है कि आप उसका स्टार्च निकाल इवन आप पुलाव भी खा सकते हो मांड निकले हुए राइस का। अच्छा, हाँ, तो फ्राइड राइस टाइप्स बना कर। हाँ, वो तरीका बस थोड़ा सा अलग हो जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, पहले तड़का या फिर हम मिक्सचर ऑफ वेजीज एंड प्याज वगैरह जो भी चीज़ें हम डाल रहे हैं उनको पहले हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम राइस ऐड कर रहे होते हैं, है ना। तो हमने ये ना करके हमने राइस को अलग से बॉईल करना है, बाकी चीज़ों को सौते करके मिक्स करना है, जैसे बिरयानी में बनाते हैं ऑलमोस्ट, बस ये है कि आपके इंग्रेडिएंट बदल जाते हैं। दैट वेज यू कैन कंट्रोल योर ऑयल ऑल्सो एंड कार्ब्स ऑल्सो, एंड इट्स वेरी हेल्दी. Put lots of veggies in that. You can put some Nutella, you can put some chunk of chicken, mutton, whatever you want to have. And of course the paneer also. अच्छा, जो लोग, चूँकि अभी तक हमारी जो बातचीत है वो ज़्यादातर उसमें हमने वेज शाकाहारी जो लोग हैं उनको मतलब सेंट्रिक लग रहा है बातचीत से, तो ऑफ कोर्स नॉन वेज खाने वाले लोग भी हैं, उनके लिए आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी प्री डायबिटिक लोगों के लिए? उनको क्या हटाना है और क्या ऐड करना है? उनको बेसिकली हटाना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि रेड मीट, ऑर्गन मीट्स वो थोड़े कम क्वांटिटी में लेना है. इट्स लाइक वंस अ वीक ले लिए या 15 डेज में ले लिए. ग्रेवी शायद बहुत रिच जो होती है, ग्रेवी भी बहुत रिच होती है. अगर घर का बना हुआ है तो ग्रेवी ऑल्सो कैन बी कंट्रोल्ड. बाहर हम जा रहे हैं तो ग्रेवी तो हर चीज़ में कल्प्रिट है, आप चाहे चिकन लो या फिश लो. देन आइटम आते हैं अपने रोस्टेड हो गए, है ना. अगर मैरिनेटेड कोई तंदूरी आपने फूड लिया है तो आपको देखना है कि मैरिनेशन किस में. अगर वो ऑयल में डिप्ड है तो बिग नो. अगर वो कर्ड में डिप्ड है तो आप ले सकते हो. बट अगर हम ये बात करें कि हमने कौन सा नॉनवेज प्रेफर करना है तो इट इज़ चिकन एंड फिश. ओके. या रेड मीट हमें कम लेना है, ऑर्गन मीट हमें कम लेना है. एग ले सकते हैं, ले सकते हैं. और एग, होल एग की बात आप करते हैं या फिर उसका जो अंदर में येलो पार्ट होता है, योक जो सो होता है, उसको हम निकाल कॉम्बिनेशन हमेशा प्रेफर करते हैं. इट्स लाइक कि आप एक होल एग ले लो और अगले का आप एग वाइट ले लो, या फिर आप रेगुलरली एग वाइट्स ले रहे हो तो थ्राइस अ वीक आप होल एग 1 ले लो, सो दैट यू विल नॉट लूज द ब्यूटी ऑफ द योक ऑल्सो, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. एंड फैट इज़ नॉट ऑलवेज बैड. वी नीड सम कोलेस्ट्रॉल टू फॉर द प्रॉपर ब्रेन फंक्शंस. तो थोड़ा डिटेल में बताइए कि योग के अंदर कौन कौन सी खास चीज़ होती है. जैसे विटामिन डी होता है, फिर आप बता रहे हैं जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो योग में रहेंगे, A, D, E, K. सो ये सारे जो विटामिन्स हैं
इसमें वैसे इससे रेलेवेंस नहीं है, बट हाँ मैं थोड़ा नॉलेज के लिए बता देना चाहती हूँ दर्शकों को कि जो हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, अगर हमने एक्सेस अमाउंट में लिए तो उसकी टॉक्सिसिटी जाती है बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स हैं तो जैसे कि नाम के साथ बताइए। विटामिन बी, विटामिन सी, हम्म, ठीक है, तो ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। अगर हम सब्जियों को काट के धोएंगे, जो जनरली बहुत सारे घरों में जल्दबाजी में होता है, तो हमारे सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और मिनरल्स लीच आउट हो जाते हैं और वो वाटर हम फेंक देते हैं, हम रियलाइज़ भी नहीं करते हमने क्या गलती की। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होता है कि हम सब्जियों को बहुत अच्छे से धोएं, उसके बाद छीलें, काटें और बनाएं। बिल्कुल सही, इस पर तो गौर ही नहीं किया जाता क्योंकि इतनी फटाफट सब लोग फटाफट काटते हैं, पानी में डालते हैं, निकालते हैं और बना लेते हैं। एग्जैक्टली। तो वहीं अगर हमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स चाहिए तो उसके लिए हमें फ़ैट लेना पड़ेगा। इवन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है विटामिन डी का। आजकल सिनेरियो देख रहे हैं कि हम या तो सन में जाते नहीं हैं, जाते हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाते हैं, तो विटामिन डी आएगा ही नहीं, वो तो हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने स्किन में। सो उसके लिए चाहिए कि अगर सप्लीमेंटेशन हमें लेना पड़ रहा है, आप किसके साथ लोगे? फैट के साथ लोगे। फैट किससे आएगा? फिर आपको मिल्क लेना होगा, दही लेना होगा। तो फैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। अच्छा, आप अभी बात कर रही थी कि जब बाहर खाना खाते हैं, जब बाहर जाकर, अब बाहर के खाना कितनी बार आप रिकमेंड करते हैं? ओके, कई लोग होते हैं ना जो डेली बाहर से कुछ ऑर्डर कर रहे होते हैं, तो ऑफकोर्स उसके लिए तो बिग बिग नो होगा, ये मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रही हूँ। लेकिन एज एन एक्सपर्ट आप कितनी बार तक परमिशन देते हैं कि आप बाहर से खा सकते हैं? मैं कहती हूँ पहले आप अपना एम देखें कि एम क्या है। अगर एम केवल शुगर कंट्रोल है, ठीक है, तो 15 डेज़ में भी चल जाता है। बट अगर एम आपका वेट लॉस है, ठीक है, आपने अगर कई बार मेरे पास क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं वंस अ वीक तो अलाउ कर दीजिए, हम खा लेते हैं, ठीक है, अलाउड है। देन यू सी कि आप उसमें बैलेंसिंग कर रहे होगे। सो यू कैन ईट वंस अ वीक ऑल्सो, फोर्टनाइटली ऑल्सो, बट द थिंग इज़ बैलेंसिंग इज़ द की, पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। वो नहीं किया तो फिर गड़बड़ है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, मुझे लगता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में चल रहा था। अच्छा, आपने खुद ही सोच लिया। सो उसमें ये रहता है कि हमने कैलोरीज अब ज़्यादा ले ली। देखिए शुगर तो जो है वो एब्जॉर्ब होनी ही होनी है उस टाइम पे, आप उसमें बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। उसमें आपको माइंडफुली फूड चूज़ करना ही पड़ेगा कि मेरे कार्ब्स किस में कम हैं। जैसे कार्ब्स कहाँ से आएंगे? रेस्टोरेंट फूड में एरारूट से आएंगे। किसी भी चीज़ को हमें थिक करना है तो उसमें एरारूट हम डाल देते हैं बजाय कि कैश्यू के, ठीक है। ये एक मतलब इंटरनल स्टोरी है, एंड अब तक हम सबको पता है, मतलब नथिंग इज़ हिडन। तो हमें ये देखना है कि हम एक अच्छी जगह पे खाएं जहाँ पे ऑथेंटिक फूड हो, और अगर आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन में एरारूट का यूज़ किया जा सकता है तो मैं उसको नहीं लूँगी, ठीक है। कुछ ऐसे फूड्स लूँगी जैसे साउथ इंडियन फूड हैं, यहाँ पे आपका कोई थिकनिंग एजेंट जनरली यूज़ नहीं होता, तो ये सबसे ज़्यादा सेफ़ रहता है। या बॉयल एंड सौते वेजीज़ हो गई, इस तरह के स्टीम्ड पुलाव हो गए, सुशी फूड हो गया, उस तरह के फूड आइटम हम प्रेफर करेंगे। इंडियन रेस्टोरेंट में अगर हम जा रहे हैं तो दाल मखनी ये सब थोड़ी हम कम क्वांटिटी मिलेंगी क्योंकि इसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और जब फ़ैट एंड कार्ब्स एक साथ मिल गए तो फिर ज़्यादा बड़ा बम बनता है। चीट मील की भी बात कर लेते हैं, हालांकि ये जो आप बता रही हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। सेम ही चीज़ है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप अगर पूरा हफ्ते आप बहुत अच्छे से खाना खा रहे हैं, जो आपने भी कहा कि तो आप एक बार जाके खा सकते हैं बाहर। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जहाँ पे कि आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप बाहर निकले तो आपने बिस्किट भी खा लिया, नमकीन भी खा लिया, जिसमें कि ऑलरेडी इतना सारी चीज़ें, मतलब फ़ैट भी है और दुनिया भर की चीज़ें जो कि हेल्दी फैट भी नहीं है, फिर आपको लगता है कि तो थोड़ा सा ही खाया था, तो आई थिंक यहाँ से गड़बड़ है। अच्छा, आप बताइए कि अगर हम एक दिन की मील आपसे पूछें या जानना चाहें कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि एक दिन का जो आपका मील है, ब्रेकफास्ट वो ऐसा होना चाहिए, फिर आपका लंच ऐसा होना चाहिए और डिनर आपका ऐसा होना चाहिए। साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जो हम लोग 5 मील्स की बात करते हैं खासकर मॉडर्न मेडिसिन में, कि आपको 2 छोटे मील और 3 मेजर मील आपको लेने होते हैं, तो आप उसको इंडोर्स करते हैं या फिर 100%? 100%। आई बिलीव इन 5 मील पैटर्न फॉर द प्री डायबिटिक पेशेंट, for the diabetic patient or any kind of person who wants to live healthy without any acidity, without any bloating, because this is the main problem we face nowadays. बट ये जो गैप फिर कैसे मेंटेन, क्योंकि ये भी कहा जाता है ना कि हर मील के बाद आपका गैप 3 तो होना ही चाहिए। 3 + 2, 3 major meals and 2 mini meals. So the key is आप सुबह जब सो के उठ रहे हो, सबसे पहले आप
ग्लास ऑफ प्लेन वाटर लोगे, उसके बाद आपने कोई कॉन्कॉक्शन लेना है आप वो ले लोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 आवर्स में यू टेक योर ड्राई फ्रूट्स। नहीं, अब हम थोड़ा सा चाहेंगे कि जो आपने बताया नहीं अभी कि मान लो आप सुबह तो शुरुआत आपने एक गिलास पानी से की, तो ये पानी नॉर्मल होगा या गुनगुना होगा हल्का सा, थोड़ा और डिटेल में? दोनों हो सकता ठीक है, है। दोनों हो सकता है। अब आप इसमें अगर आज हम डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, बट मैं कभी एसिडिटी के लिए भी बताना चाहूँगी कि उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है जो थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक थेरेपी से जुड़ा होता है कि हम उसको मॉर्निंग अपनी कैसे स्टार्ट करें। सो यहाँ तो हम तो देखिए हमें तो लालच आ गया है तो हम तो चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स को सब कुछ मिल जाए, यहीं पे बात कर रहे हैं, तो आप Okay. नटशेल में वो भी बता नटशेल दीजिए, में कभी बता डिटेल में देती फिर हूँ। बात करेंगे। नटशेल में बता तो दीजिए। सुबह गुनगुना कोसा पानी हमने एक धीरे धीरे करके 1 लीटर तक पी लिया, एंड उसमें बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट आप यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा ठीक है। नमक हाँ, डालना है। तो अगर किसी को एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एसिड रिफ्लक्सेस हैं और उनकी दिन की शुरुआत ऐसी होती है कि वो उठते ही एसिडिटी के साथ हैं, तो आप ये पानी एक्स्ट्रा पी के एंड देन आपको जैसे उस मुद्रा में, जैसे इंडियन टॉयलेट पे आप बैठते हैं वैसे बैठ कर, मल मुद्रा बोलते हैं उसे। मल मुद्रा, हाँ, right. देन आपकी टंग आउट करके Got it. फिंगर्स से इंसर्ट करके आपको टंग को प्रेस करना है सो दैट यू वॉमिट इट आउट। इससे क्या होता है, स्टमक पूरा वॉश हो जाता है। तो एक वॉश होने के बाद साइमल्टेनियसली आप दूसरा अनदर लीटर ऑफ वाटर आपने पी लिया। हाइड्रेशन तो होगा ही होगा, क्योंकि वाटर तो हर सेल से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। आप नहाते भी हैं तो भी आपको हाइड्रेशन ही मिलती है, बट द थिंग इज़ कि वो स्टमक वॉश हो जाता है। तो ये वंस अ वीक मैं कहती हूँ कि जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है इस चीज़ को करें, लेकिन थोड़ा समझ के करें, जानकारी के साथ करें। इसलिए मैंने कहा कि कभी और बताऊंगी, बट आप पूछ रहे हो नहीं, तो। ये आयुर्वेद बेस्ड है और इसमें हम हाँ लोग जी। चर्चा करेंगे कभी एंड विस्तार से। इसके फ़ायदे मैंने खुद देखे हैं। जैसे जब हम लंबी फास्टिंग करते हैं, जैसे नवरात्रे अभी आ ही रहे हैं, तो जिनको एसिडिटी होती है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम। आप स्टार्ट कीजिए, इससे आपको नहीं होगी दिक्कत। अब डायबिटीज़ पे आ जाते हैं, तो हमने 1 गिलास पानी पिया, ठीक है, मौसम के अकॉर्डिंग हमने उसका टेम्परेचर रखा। ये भी मैं एक मतलब जोड़ देना चाहती हूँ इसके साथ में, गर्मी है तो कोसा पानी पीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एंड देन उसके 2 घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ बॉडी को फ्यूल सप्लाई करना है। तो अगर जो टी लवर हैं ये मुझे पता था क्वेश्चन आएगा, जो टी लवर हैं तो वो खाली टी ना पिए, ठीक है, उसके साथ में कोई प्लेन बिस्किट ले लें, ठीक है। अच्छा, बिस्किट? हाँ, आटा बिस्किट आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ लोग नट्स के साथ लेना चाहते हैं, बट मैं कहूँगी कि देन आपने नट्स के साथ अगर टी ले लिया तो फिर वो उसका कुछ नट्स के बेनिफिट नहीं होंगे आपको उसका फिर। कोई बेनिफिट नहीं है, हेल्थ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपके न्यूट्रिएंट तो अब्जॉर्ब हो ही अच्छा, नहीं ये चूंकि पाएंगे। आपने चाय की बात की, तो ये भी कहा जाता है कि आप शुरुआत में पानी तो आपने लिया, उसके बाद आप कुछ खा लें, उसके बाद चाय लें। तो जैसे नॉर्मली वहाँ पे नट्स लोग रिकमेंड करते हैं कि आपने नट्स ले लिया या कोई एक फ्रूट ले लिया, केला को छोड़ के केला हाँ, नॉर्मली वो थोड़ा गैप में देंगे फिर। अच्छा, तो आप पहले चाय की बात बता रही हैं, हाँ। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि चाय से पहले कुछ खा लेना बेटर होता है। हाँ, तो वो जो चाय के साथ जो बिस्किट है, तो वो हमने पहले उसकी लेयरिंग कर दी, देन चाय के साथ 1 बिस्किट ले लिया, तो 2 बिस्किट मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो हम हाइपोग्लाइसीमिया में उठते हैं, ओवरनाइट फास्टिंग होती है। तो अगर किसी को डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उनको सडनली चक्कर, है ना, इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं। तो खाली पेट कभी भी अपना दिन की शुरुआत ना करें। देन नेक्स्ट 2 आवर्स में आप अपना ब्रेकफास्ट ले लें। ब्रेकफास्ट में ध्यान रखें प्रोटीन, कार्ब्स और एक कोई ड्रिंक हमें लेना है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। जैसे कार्ब्स कहाँ से लें, तो कार्ब्स हम लेंगे थोड़ा वेजिटेबल पोहा 1 कटोरी ले सकते हैं, या फिर वेजिटेबल उपमा ले सकते हैं। साउथ इंडियन प्रेफर करते हैं तो इडली सांभर ले सकते हैं, 2 इडली के साथ में आप 1 बोल सांभर ले सकते हैं, ठीक है। उत्पम सांभर ले सकते हैं, डोसा सांभर ले सकते हैं। नॉर्थ में आप हैं तो आप मिस्सी रोटी ले सकते हैं। पराठे के आप शौकीन हैं तो मैंने ये कहूँगी कि आप पराठा खाओ, बट क्योंकि डेली पराठा हमारी लाइफस्टाइल के साथ नहीं जाता, नुकसान तो नहीं करता। आप हल्का घी लगाओगे, आप खूब फिजिकली एक्टिव हो जाओ, ठीक है, तो आप डेली खा सकते हो। लेकिन आप एक्टिव अगर नहीं हो तो आप पनीर की भरी हुई रोटी, दाल की भरी हुई रोटी या सब्जी फिल्ड करके स्टफिंग करके उसकी रोटी दही के साथ खा सकते हैं। हल्का सा अगर आपको बटर की लेयर करनी है तो वो आप टचअप दे सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इस लाइफस्टाइल के साथ नहीं ले सकते। एंड बेवरेजेस में मैं हमेशा कहती हूँ कि चाय कॉफ़ी ना लें आप किसी भी मील के साथ में। आप छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, ठीक है, या तो आप कर्ड ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं और कोई शेक ले सकते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो जो मैंडेटरी है वो कुछ ऑप्शंस हैं। बीइंग वेजिटेरियन, आइदर यू कैन टेक पनीर और टोफू और स्प्राउट्स, ठीक है, और अगर आप एग लेते हैं तो आप एग्स ले सकते हैं, आइदर 2 एग वाइट्स और 1 होल एग।
इस तरह से ब्रेकफास्ट रहा अपना। देन नेक्स्ट 3 आवर्स में फिर शुगर लेवल्स डिप होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2.5 घंटे हुए आपको एक फ्रूट खाना है। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो यहाँ पे। सीइंग द ग्लूकोज लेवल्स, ज़्यादा हम मानते हैं कि जैसे आपने ये भी मिथ देखा होगा कि क्या मैं बनाना पूरी लाइफ नहीं खाऊंगा, कुछ लोग कहते हैं बनाना खा सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इसके अराउंड चर्चा है कि हम खाएं कि नहीं खाएं। मैं कहती हूँ कि एज अ थंब रूल, जब तक आपको शुगर लेवल्स नहीं पता है, आपको मैंगो, चीकू, बनाना, ग्रेप्स अवॉइड करने हैं। बट इफ़ यू नो योर शुगर लेवल्स एंड दोज आर अंडर कंट्रोल, यू कैन एन्जॉय दीज ऑल्सो। बट वो आपको सलाह के साथ में एंड केयरफुली लेना है। ब्लाइंडली आपको ये नहीं अब कि ये नहीं है कि 2 3 4 खा गए। बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको जितना चाहे जी, उतना खा इसलिए सकते मैंने बोला कि ना तो यहाँ ना है, ना यहाँ ना है, बैलेंस इज द की। सीइंग योर ब्लड रिपोर्ट्स, ठीक है। देन नेक्स्ट 2.5-3 घंटे के अंदर आपका लंच टाइम आ जाता है। और ये टाइमिंग्स भी कहाँ से शुरू होते हैं, कई बार लोग ये पूछते हैं। तो आपके लाइफस्टाइल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपके जॉब के जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से जो आपका मॉर्निंग में उठने का टाइम है, तो वहाँ के आधे घंटे जब आप सो के उठे तब हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। सो फिर लंच में हम बात करेंगे। तो यू हैव टू सी व्हाट्स इन माई प्लेट। तो मेरी प्लेट में सबसे पहले फाइबर होना चाहिए। उसमें हम सैलेड लेते हैं एंड 1 बोल ऑफ वेजिटेबल लेते हैं। अब प्रोटीन कहाँ से आएगा, तो वो 1 कटोरी दाल, राजमा, बीन्स, सोयाबीन, एग करी, चिकन करी, फिश करी, है ना, इनसे आ जाएगा। देन कर्ड से आएगा, 1 बोल ऑफ कर्ड विल बी देयर। अब लास्ट आते हैं कार्ब्स, ठीक है। मैंने अपनी प्लेट ऑलमोस्ट 50 to 75% उससे भर ली। लास्ट आता है क्या हम कार्ब्स में ले, तो वो हम रोटी लेंगे। हम 2 या 3 रोटी अपनी भूख के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आफ्टर ईटिंग ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि यहाँ बहुत वेराइटी हो गई। 2 3 की भी शायद गुंजाइश नहीं बचेगी, जी। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ तो जी, नहीं बचेगी। और या तो आप राइस ले सकते हैं। देन इवनिंग का टाइम आता है जब फिर से हमें भूख लगती है एंड वी वंडर की भूख लग रही है, अब क्या करें। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कोई स्नैक टाइम रख लीजिए। जैसे कि आप भेलपूरी खा सकते हो। आप जो न्यूट्रेला चंक्स आते हैं उसको बॉईल करके या गर्म पानी में डिप करके आप उसकी भी चाट बना सकते हो। अगर आप रनिंग है, आपके पास में पेंट्री नहीं है, तो आप स्मूदी इस टाइम पे ले सकते हैं या योगर्ट ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ठीक है। सूप भी आप पी सकते हैं इस टाइम पे। एंड अगर ड्राउजीनेस लग रही है तो इन सब फूड टाइम के पहले या बाद में आप चाय पी सकते हो, ओके, बिस्किट्स के साथ में। देन रात का टाइम आया, डिनर का टाइम आइडियली इज़ 7 to 8, ठीक है। तो उस टाइम तक अपना डिनर हो जाना चाहिए एंड इट विल बी सेम एज़ योर लंच कॉम्पोजिशन। बिकॉज लाइट तो रखना है फूड, लेकिन वो ऐसे नहीं रखना कि हम केवल सूप पी रहे हैं या हम बॉइल्ड वेजीज खा रहे हैं। हमें सारे न्यूट्रिएंट लेने हैं। वो कंप्लीट फूड ग्रुप जब तक हमारी थाली में नहीं होंगे, हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। तो कार्ब्स को कम रखें, बाकी चीज़ों को नॉर्मल मात्रा में लें। तो आप बोल रहे हैं कि हर मील में आपको प्रोटीन लेना है जी। और हर मील में आपको कार्ब भी लेना है, सिर्फ क्वांटिटी कम कर देनी है। कारण जानना चाहेंगे इसका? प्रोटीन क्यों लेना है? प्रोटीन इसलिए लेना है, हम इंडियन हैं, ठीक है। पहली बात तो हमारे अंदर मसल्स बहुत कम हैं। उस खाना हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं। तो उस करके बहुत टाइम से हम मसल्स हमारे पास कम हैं, तो सार्कोपीनिया इस कंडीशन को बोलते हैं। तो दे आर लॉट ऑफ रिसर्चेज एंड डेटा ऑन इट। देन अब हमारी लाइफस्टाइल भी सेडेंट्री हो गई, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो मसल मेंटेनेंस वाला पार्ट भी चला गया। जब डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ की कंडीशन आती है, तो क्या होता है कि कार्ब्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, रेगुलर मात्रा में। वो बॉडी में घूम तो रहे हैं, लेकिन इंसुलिन उन्हें हमारी बॉडी को नहीं दे पा रहा है। तो ओवर शुगर अवेलेबल टू द बॉडी बट नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब। तो फ्यूल कहाँ से आएगा? कार्ब्स आर द प्राइमरी फ्यूल गिविंग फूड और यू कैन से न्यूट्रिशन, ठीक है। सो यहाँ पे प्रोटीन हमारे को एनर्जी देने का काम करना शुरू कर देते हैं। सो अगर प्रोटीन एनर्जी देने का काम करेगा तो मसल बिल्डिंग और या टिश्यू बिल्डिंग या मेंटेनेंस का काम वो नहीं कर पाता है। तो इसलिए ऑप्टिमम अमाउंट में कार्ब्स लेना ज़रूरी है, अलॉन्ग विद द राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ओवरडू नहीं करना। अच्छा, चूंकि आपने कैलोरी की बात की, तो कैलोरी में ऑफ कोर्स कार्ब जो हैं वो मेन हमारे कैलोरी फूड होते हैं, लेकिन ऑयल भी होता है, राइट, एंड शुगर भी होता है। बिल्कुल। तो फिर कैलोरीज के लिए फिर हम कार्ब पे ही डिपेंडेंट क्यों हैं? हम तो ऑलरेडी ले रहे हैं ना, सब चीज़ों में फैट भी ले रहे हैं, तो इवन गुड फैट ले रहे हैं तो भी इसके अंदर है। फिर शुगर भी कुछ ना कुछ कंटेंट आता है, कुछ फ्रूट्स में भी आता है जो नेचुरल शुगर है, फिर आर्टिफिशियल शुगर है। तो फिर कार्ब पे ही इतना वो क्यों फोकस? कार्ब पे फोकस इतना इसलिए क्योंकि
उसमें हम फूड थोड़ा ज़्यादा खा सकते हैं बिकॉज 1 ग्राम ऑफ कार्ब्स विल बी गिविंग यू अप्रॉक्सीमेटली 4 किलो कैलोरी, है ना. एंड फैट का बात करें तो इसका डबल हो गया, ऑलमोस्ट 9 9 इसका डबल हो गया, उससे ज़्यादा चला गया. तो हमें बहुत कम क्वांटिटी में ज़्यादा मिलेगा, राइट. एंड वो सीधे जाके बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा. यस, जब भी स्टार्विंग वाली कंडीशन होगी तो वो अपना काम करना शुरू करेगा क्योंकि कार्ब्स नहीं है बॉडी में. अच्छा, जो कार्ब से हमें फैट मिल रहा है, कैलोरी, वो डायरेक्ट नहीं कन्वर्ट होगा फैट के रूप में? एक्सेस होगा तो कन्वर्ट होगा. ओके. हाँ, तो दे आर सेवरल रिएक्शंस हैपनिंग इन द बॉडी. वो यूरिन में पास आउट होना शुरू हो जाता है. तो यूरिन की शुगर लेवल्स भी हम देखते हैं ना कि यूरिन में शुगर पास आउट हो रहा है, या कीटोन बॉडीज आ रही हैं, एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है. तो वो बात की सीवियर कंडीशंस होती है. तो इसलिए अगर न्यूट्रिएंट हम बैलेंस रख लेंगे तो मेटाबॉलिक कंट्रोल काफ़ी हद तक हम अपने ऊपर पा चुके होते हैं, और चीज़ों को रिवर्स करना, मैनेज करना बहुत ईजी हो जाता है. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बातचीत करें, आप चूँकि खाने की हम बात कर रहे थे, एक दिन के मील जो हमने डिस्कस किया है, उसमें हमारा ड्राई फ्रूट्स वाला पार्ट रह गया, क्योंकि नॉर्मली वो तो आजकल हर कोई रिकमेंड करते हैं, आपने भी कहा. तो उसके लिए फिर कौन सा टाइम फिट होता है, कब लेना चाहिए? यस, प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो मैं कहूँगी उसको मिड मील में प्लेस करें. ठीक है. अब वो या तो आप ड्राई रोस्ट कर सकते हो, और अगर 2 तरीके होते हैं, एज इट इज़ हमें नहीं लेना है, या तो सोक करके लेना है या हमको ड्राई रोस्ट करके लेना है. अच्छा, ठीक है. अब अगर मॉर्निंग में हम टी वगैरह नहीं ले रहे हैं, बिस्किट नहीं ले रहे हैं, तो मॉर्निंग इज़ द गुड टाइम. हमने सोक किया, सुबह वॉश करके उसको ले लिया. ठीक है. लेकिन अगर हम मॉर्निंग में टी बिस्किट पे डिपेंड कर रहे हैं तो उसके साथ में वो फिट नहीं बैठता. फिर मैं कहती हूँ या तो आप इवनिंग टाइम में ले लो या मिड मॉर्निंग के टाइम में ले लो. कई लोग ऐसे भी लेते हैं कि मॉर्निंग में ले लिया, मतलब उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटे बाद, और उसके बाद फिर चाय ली, या फिर चाय के आधे 1 घंटे बाद ले लिया, ब्रेकफास्ट से पहले बीच में. माइंडफुल ईटिंग नहीं हुई ना, फिर हमने कैलोरीज तब ली जब हमें ज़रूरत नहीं थी. ओके. तो जो दीज आर द स्मार्ट हैक्स कि हम कैसे खा सकते हैं, खाना कैसे एंजॉय कर सकते हैं, और जब हमारी बॉडी को चाहिए हो हम तब दें. तो वो तो उतना तो कोई दिमाग लगाता ही नहीं है. खाने को देखकर तो लगता है खाने को देखकर बस खा लो. जी. तो इसीलिए हम कहते हैं ना माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए. हमारी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए कि हमें पता हो हम कब क्या काम क्यों कर रहे हैं. वो मुझे लगता है ये इकलौती चीज़ इसके लिए कोई प्लानिंग होती नहीं यूजुअली होती नहीं है. अनलेस आपको कोई बीमारी हो जाए या फिर आप वेट लॉस की कोशिश कर रहे हो. मेरा मानना ये है कि अगर हेल्दी लाइफ जीनी है, और जैसे कि हमने बाहर खाने की बात करी और हमने फैट्स खाने की भी बात करी जो कि एक्सेस में अनहेल्दी हो जाता है, तो अगर हमें एंजॉयमेंट भी बरकरार रखना है तो हमें डेली लाइफ अपनी बहुत अच्छे से प्लान्ड वे में जीनी चाहिए. अच्छा, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बाहर की चूँकि अगेन बात बार बार हो रही है, और चूँकि सब लोग का अपना टेस्ट बड भी ऐसा है कि बाहर जाके खाना खाना चाहते हैं, तो बाहर हम लोग जाते हैं हमारे इंडियन रेस्टोरेंट में, तो अभी भी बहुत हेल्थी फूड के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं. लेकिन अगर मैं आपसे भी एक एडवाइस चाहूँ कि आप बताइए कि कौन सी चीज़ है जो कि हमें बाहर जाके खाना चाहिए जो कि रिलेटिवली हेल्दी बेटर हो. हाँ, तो आप 2-3 ऑप्शन. दालों से शुरू करते हैं. तड़का दाल इज़ अवेलेबल देयर. ठीक है. और आजकल रेस्टोरेंट ने भी बहुत अपना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ कहीं कहीं कैलोरीज भी लिखे जाने का प्रावधान है. तो लोग कैलोरीज को पढ़ के कि एक पोर्शन में मुझे कितनी कैलोरीज मिलेगी, तो कंपैरेटिवली लेस कैलोरी फूड ऑर्डर करते हैं इफ़ दे आर कॉन्शियस इनफ. बट अगर वैसे ही बात करना है तो आप देखें कि जिसमें मक्खन कम होगा, घी कम होगा, तो जैसे दाल मखनी है, या तो वो आउट हो जाएगी या उसका पोर्शन हम कम लेंगे. तो वहाँ पोर्शनिंग विल बी द की. और अगर आपने एंजॉयमेंट में थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन लेना है बाहर जाके, तो आप खा सकते हैं, जैसे कि आपकी येलो दाल्स हुई वो आप प्रेफर कर सकते हैं. सब्जियों की अगर हम बात करें तो सीजनल वेजीज़ हम ले सकते हैं, जैसे कि गोभी की सब्ज़ी हो गई, भिंडी की सब्ज़ी हो गई, इस तरह के फूड हम ऑर्डर कर सकते हैं. मिक्स वेज हो गया. लेकिन हमेशा ध्यान रखें ऑयल तो साथ में आएगा. केवल हम ये चूज़ कर सकते हैं हम क्या खाएं क्या ना खाएं, लेकिन ऑयल साथ में आएगा ही आएगा उस दिन के लिए, उस टाइम के लिए. रोटियों की हम बात करें तो नान अवेलेबल है. नान में भी वैरायटी है. आपको नान प्लेन लेना है या बटर के साथ में लेना है. तो अगर आप में ज़्यादा बैलेंसिंग आप नेक्स्ट डे कर सकते हैं तो आप बटर नान ले सकते हैं. ठीक है. लेकिन जहाँ डायबिटीज़ आ जाती है तो बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा हम रिलीजियसली नहीं कर पाते, क्योंकि नेक्स्ट डे भी शुगर लेवल तो कंट्रोल करना ही करना है. तो मैं कहूँगी उस टाइम पे आप गेहूं की तवा रोटी अगर आपके पास ऑप्शन है आप ले लो. स्टीम्ड राइस का ऑप्शन है, बॉइल्ड राइस का, तो वो आप ले लीजिए. तो इस तरह से हम देखेंगे क्या अवेलेबल है. रायता की बात करें, रायता हमारे पास कुकुम्बर रायता अवेलेबल है, या बूंदी रायता अवेलेबल है, या फिर मीठा पाइनएप्पल रायता अवेलेबल है.
तो आप तीनों में देखो रेट करेंगे तो कुकुम्बर इज नंबर 1, कुकुम्बर इज नंबर 1, सेकंड बूंदी इज आपका बूंदी रायता, थर्ड इज आपका मीठा पाइनएप्पल रायता, इवन आपका अनियन रायता इज ऑल्सो गुड, है ना, मिक्स वेज नॉर्मली आता है, यस। राइट। एंड पालक पनीर की बात करें, आप ऑर्डर भी दे सकते हैं कि ऊपर से क्रीम मत डाल के दीजिए मुझे, इस हाँ, तरह ये से आप थोड़ा मॉडिफाई करा सकते मॉडिफाई हैं, ये कर अच्छी सकते बात हैं। है कि हाँ, आप बताएंगे। आप हमेशा उन्हें कह सकते हैं। मैंने कुछ रेस्टोरेंट में देखा है दाल खिचड़ी भी अवेलेबल रहती है, अब वो कहेंगे ना बाहर जाके भी खिचड़ी खाएं बिल्कुल। है ना, तो वो तो नहीं होता, बट स्पेशलिटीज खिचड़ी वाइज भी खुली हुई हैं। तो कर्ड राइस इज़ ऑलवेज गुड टू हैव, अगर आप अच्छे ऑथेंटिक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और साउथ इंडियन में तो वैसे भी रिलेटिवली मतलब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, Options ज़्यादा हेल्दी होते भी, हैं। मतलब आपको लगता है ज़्यादा जी। मिल सकता है आपको, राइट। क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे थे बीच में आटा की बात कर रहे थे कि आपको किस तरह का आटा लेना है, आपने बताया था कि उसको आपको उसकी चोकर के साथ लेना है, और मिलेट्स भी अगेन, और खासकर चूँकि अगर हम लोग बात करें प्रोटीन की, तो कुछ मिलेट्स को माना जाता है कि दे आर वेरी गुड इन, उनके अंदर दे हैव गॉट बेटर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन एज कम्पेयर टू गेहूँ या फिर दूसरी चीज़ों की। तो वो भी आप कुछ अगर हमें बता पाएँ कौन सी मिलेट ज़्यादा प्रेफर तो किया जैसे जाए? हम आटे की ही अगर बात करें तो हम इनमें ये सारी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा अपना घर में ही बना सकते हैं। सो मैं कहती हूँ कि उसमें आप जैसे बाजरे का आटा या जौ का आटा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं, चने का आटा मिक्स कर सकते हैं। नवरात्रे आएंगे, हम कुट्टू बहुत खाते हैं, पर फिर हम पूरे महीने, अगले 6 महीने तक उसे भूल जाते हैं। राइट। गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन इट इज़ हैविंग। तो आटे में थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें मिक्स आई थिंक करें। रागी में भी शायद, रागी में से कैल्शियम बहुत कैल्शियम अच्छा है, होता है। कैल्शियम के लिए बहुत, इट्स अ सुपर फूड। तो हम डेली अपनी जो होल ग्रेन आटा है उसके अंदर थोड़ा सा पोर्शन हम रागी का डालें। तो मेरा जो मानना है, जो मैं प्रेफर करती हूँ, 60-70% आपने आटा लिया गेहूं का, बाकी 30% मिक्सचर ऑफ ऑल दीज यू कैन पुट, सो दैट आपका टेक्सचर भी अच्छा रहा, क्योंकि टिफ़िन में भी रोटीज़ ले जानी होती है जब हम जॉब पे जा रहे होते हैं। घर में अगर थोड़ी देर भी रखी, गरम गरम हम खा रहे हैं तो इट इज़ गुड टू हैव, लेकिन थोड़ा सा भी रख के खाए तो उसका टेक्सचर ख़राब हो जाता है। तो अक्सर फिर पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हम नहीं खा पा रहे हैं उसे, तो आप उसके अकॉर्डिंग रेशो थोड़ी घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये जो प्री डायबिटिक लोग हैं, इनको आप फास्टिंग रिकमेंड करते हैं, खासकर इंटरमीडिएट फास्टिंग जो कि बड़ा आजकल इन है, जी। तो वो आप रिकमेंड करते हैं, या नॉर्मल फास्टिंग भी रिकमेंड करते हैं? मैं कहती हूँ आप दोनों फास्ट कर सकते हैं। अगेन ये आता है कि आप खाने के साथ फास्ट करें। अब वो कहेंगे कि फिर फास्ट कैसा, तो देखिए अपनी बॉडी की कंडीशन देखनी है। रेगुलर सप्लाई बहुत ज़रूरी है कार्बोहाइड्रेट की बॉडी को, वो तब तक नहीं होगी जब तक हम बॉडी को कुछ खिलाएंगे नहीं। एंड जैसे कि मैंने बताया 2-2, 3-3 घंटे पे हमें खिलाना ज़रूरी है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत लंबा गैप हो जाता है। लिक्विड्स के थ्रू कैलोरीज देना, इसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता क्या है कि एक अपनी ईटिंग विंडो होती है, उस पर हम कुछ भी खा सकते हैं, बाकी टाइम हम लिक्विड से ही लिक्विड्स लेते रहते हैं। तो उसमें हमारी मेटाबॉलिक रेट काफ़ी डिप कर जाती है। तो मैं वो कभी भी रिकमेंड नहीं करती। मेरी रिकमेंडेशन ये रहती है कि आप विंडो पीरियड रखो सनसेट और सनराइज़ के साथ में। तो जैसे 7 o'clock से आप खाना शुरू करेंगे या 6 o'clock से शुरू करेंगे, तो शाम को 7:30 और 8 o'clock तक आपकी विंडो ओपन है। इसी दौरान आप हाइपर एक्टिव है, ठीक है, राइट। इसी के साथ आपकी एक्टिविटी चलती है। उसके बाद तो आप सो रहे हो, आपको इतनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर जॉब रिक्वायरमेंट्स की वजह से आपकी नाइट शिफ्ट है, तो फिर आप ये मानिए कि आपको फिर अपना डे उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डे में तो नाइट हो गई, आप सो रहे हो उस टाइम पे। देन आपको आपके वर्किंग आवर्स में वो मील अकॉर्डिंगली प्लान करने पड़ेंगे। राइट, मतलब खाना तो आपको है ही और सब कुछ खाना है, तो आप थोड़ा सा माइंडफुल तरीके से। और नॉर्मल फास्टिंग की आपकी, जैसे आपने मुझसे पूछा था, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप 2-2 घंटे पे फ्रूट्स खाएं, ठीक है, थोड़ा पनीर का कोई डिश बना लें, या फिर साबूदाना तो इनको नहीं चलता है, बट थोड़ा बहुत पोटैटो नॉर्मल वेजीज में मिक्स करके चल जाता है, क्योंकि बाकी कार्ब्स हम नहीं खा रहे हैं। कुट्टू की रोटी हम खा सकते हैं, कुट्टू के हम थोड़े से पराठे सॉर्ट ऑफ बना के खा सकते हैं। तो आप आपको नॉर्मल जो मील प्लानिंग है, जैसा कि मैंने टाइमिंग्स बताए, उसी हिसाब से रखनी है। गैप जहाँ भी लंबा आएगा वहाँ आपका फास्ट करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। दही या छाछ क्या रिकमेंड करेंगे दही दोनों में से कुछ भी, दोनों में से कुछ भी। कैलोरी वाइज छाछ में कम, कैलोरी वाइज छाछ में कम होता है, बट दही आप ले सकते हो, 2 बार आप ले सकते हो, दही में प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट। लो फैट दही लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक। तो सीमा, ये तो बात हुई थी डाइट की, और ऑफ कोर्स एक्सरसाइज की बात भी करनी पड़ेगी। तो क्या एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है
जितना कि डाइट है? जी, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ओबेसिटी है या फिर हमारे पास मसल्स कम हैं, ठीक है। सो मसल्स कम है मतलब कि हमारे टिश्यूज़ भी हेल्दी नहीं है, तो ये सब चीज़ों से निजात पाने के लिए एक्सरसाइज रोल में आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की हमने बात की थी कि जिसकी वजह से हमारे पास प्री डायबिटीज़ आ रही है, ठीक है। सो उसको करेक्ट करने के लिए भी एक्सरसाइज का रोल रहता है। कौन सी एक्सरसाइजेज, जैसे एरोबिक एक्सरसाइजेज हो गई, तो हफ्ते में 6 दिन हमें एक्सरसाइज के बनाने हैं कि हर दिन हम 45 मिनट दें अपने आप को। एरोबिक में क्या आता है कि आप वॉक कर लें, ठीक है, स्विमिंग कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, पेट के साथ वॉक कर सकते हैं, साथ के साथ में आपको रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी करनी है। अब या तो आप उसको सेम डे में मिक्स कर सकते हैं या फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरसाइज ज़रूरी है। और इससे फ़ायदा क्या होता है, कैसे हमें रिवर्सल में फ़ायदा मिल सकता है, आप ये समझे कि जब हमारी बॉडी में मसल्स ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो वो फ्यूल को कंज्यूम भी ज़्यादा कर पाएंगी, तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो यूज़ हो पाएगा। ग्लाइकोजन का भी बॉडी इस्तेमाल कर पाएगी, उससे शुगर को निकाल पाएगी, बॉडी उसको यूज़ कर पाएगी, तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी हेल्प मिलेगी। एंड अगर मसल्स होंगी तो मेटाबॉलिक रेट भी हायर होगी, तो इस करके हमारा पूरा मेटाबॉलिज्म हमें सपोर्ट करेगा। लोग एक्सरसाइज का मतलब रिवर्सल सिर्फ ये में लगता है कि एक्सरसाइज का मतलब है कि फिटनेस के लिए आप कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, नो लेकिन नो जो नो नो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताई या कि वो आपका जो मसल है जी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि जो आप खा भी रहे हैं तो वो कन्वर्ट हो पाए, कन्वर्ट हो पाए, वो सेलुलर लेवल पे जाता है। इंसुलिन जैसे अभी तक तो इंसुलिन हमारा इफेक्टिव नहीं है, वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसीलिए ना हमारी शुगर हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पा रही, वो केवल ब्लड में घूमे जा रही। यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि उस रिसेप्टर को हम एक्टिव करें। तो वो कैसे होता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, हमें शुगर लेवल्स को डाउन करना है, एरोबिक्स बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। एंड साथ में ही अगर हमने थोड़ा मसल मास भी बना लिया तो फिर आप सोचिए बॉडी कितनी एक्टिव हो जाएगी, एंड ऑक्सीजन बॉडी में ज़्यादा रहेगी, तो बॉडी फ्रेश फील करेगी। और डायबिटीज़ में एक चीज़ आती है, जब डायबिटीज़ आती है या प्री डायबिटीज़ आती है तो उसके साथ थकान बहुत आती है। राइट। तो थकान इन सब चीज़ों को बीट करने में बहुत हेल्प करती है। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि नॉर्मली तो लोग ऐसा लगता है एंड कि रिसर्चेज हैं इस पे, रिसर्चेज हैं इस पे। ओके, लोग कहते हैं ना आप एक्सरसाइज करेंगे तो और थक जाएंगे, जी जो नॉर्मली कंसेप्शन, तो जी आई थिंक वही अगेन मिथ है या नहीं, मिसकंसेप्शन। आप थकेंगे नहीं। आप कभी रेगुलर योगा करके देखिए, आप थके हुए होंगे तो भी आप एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देंगे। बस 2-3 दिन आपको माइंड से स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। और अगर थकते हैं, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, बॉडी में दर्द हो रहा है, पानी खूब पीजिए। राइट। हाँ, तो पानी अगेन इस पे हम लोगों ने बात नहीं की थी कि वही अगर हम लोग प्री डायबिटिक की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी पानी वैसे तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना जी तो अब सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए आप खास तौर पे कुछ मतलब कितनी ग्लास ऑफ वाटर रिकमेंड करती हैं? और पानी का मतलब सिर्फ पानी है या फिर उसमें आप कहेंगे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करने से, जैसे नींबू हो गया या मेथी हो गया, कुछ भी एक्सवाइजेड? पानी का मतलब पानी है। Okay. पानी का मतलब हमने पानी पीना है। और कम से कम, वैसे तो हम बॉडी वेट से इसको कैलकुलेट करते हैं, पूरे दिन में आपने कितनी चाय पी वो भी मैटर करती है, अल्कोहल कंजप्शन है किसी का तो वो भी मैटर करता है। बताइए कि कैसे मैटर करती है? अगर चाय पी तो मतलब हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा, अल्कोहल लिया तो पानी ज़्यादा पीना बिल्कुल, है? कितना? क्योंकि आई मीन अगर हमने 1 कप चाय पी तो कम से कम हमारा 2 कप पानी हमें एक्स्ट्रा पीना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि जब भी हम अल्कोहल ले रहे हैं या फिर हम चाय कॉफ़ी ले रहे हैं तो इट लीड्स टू द डिहाइड्रेशन, एक्स्ट्रा यूरिनेशन। तो डायबिटीज़ में वैसे ही आपने सुना भी होगा, पेशेंट बताते भी हैं कि यूरिनेशन का फ्रिक्वेंसी बढ़ जाता है, डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाता है। तो पर केजी बॉडी वेट अगर आप एक नॉर्मल से भी आप क्वांटिटी निकालना चाहें तो इनटू 35 ml विल बी टोटल अमाउंट। मतलब अगर आपका वेट 50 किलो है या 60 किलो है, आप 35 से मल्टीप्लाई करिए, mls में आपका जो भी फिगर आएगा वो आपका टोटल वाटर इनटेक है। फिर बात एक्स्ट्रा वाटर कंजप्शन की रहती है, सीइंग दिस कॉफ़ी एंड टी कंटेंट, तो वो फिर एक्स्ट्रा ऐड करना होता है। बट रफली 2 से 3 लीटर में फॉल करता है ये। नहीं, तो कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे आपने बताया ना, कि खासकर जिन लोग को एसिडिटी होती, कुछ लोग को एसिडिटी वाली प्रॉब्लम बहुत जी, होती है, तो उनके लिए जी। कई लोग ऐसा कहते हैं कि जब आप चाय पीते हैं या कॉफ़ी लेते हैं तो उससे थोड़ा पहले आधा गिलास या 1 गिलास पानी पी लेने चाहिए, उससे बेनिफिट होता है, ऐसा है क्या? हाँ जी, बिल्कुल। खाली पेट तो कभी चाय पीनी ही नहीं है। अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि एक लेयरिंग चाहिए तो उसमें हम कुछ खा लें। अब यहाँ अगर हम ऑफिस में हैं और हमें चाय पीना है, व्हाट्सएवर रीज़न, हम थका हुआ फील कर रहे हैं, वी वांट टू रिजुविनेट, स्ट्रेस है, कुछ भी है, तो पहले जब आप पानी पी लेंगे तो जितना भी एसिड है आपके पेट में तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
सो वो एक तरह से वॉश करने का काम करता है। उसके बाद अगर आप चाय पी रहे हैं तो वो सीधे आपकी वॉल्स पे एसिड के साथ दूसरा एसिड नहीं जा रहा ना हिट करने। परफेक्ट। सो आप ये बताइए कि अगर हम लोग, हमारा इंडियन जो फूड है वो इतनी वैरायटी वाला है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इतना डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि 5 चीज़ें आप हमें बताइए कि हमारी थाली के अंदर होनी चाहिए, जो कि हमें, खासकर इंडियन फूड की हम बात कर रहे हैं, जी। प्री डायबिटिक जो सिचुएशन कंडीशन हमारी है उसको डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोक पाए। जी। 5 चीज़ें। प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोकने के लिए ऐसे कुछ फूड हम खा सकते हैं जिससे कि हमारे शुगर लेवल्स मेंटेन रहें। तो सबसे पहला आता है उसमें जामुन। जामुन हम इस तरह से खा सकते हैं, जब सीज़न में है तो जामुन का फ्रूट खाया, और सीज़न नहीं है तो उसका ड्राई पाउडर हमने खा लिया। सेकंड हमारा आता है मेथी। मेथी सीड्स या मेथी पाउडर को अपनी डाइट में शामिल करें। मॉर्निंग में हम उसके सीड्स खा सकते हैं भिगो के, और या हम आटे में मिक्स कर सकते हैं, तो ये भी आपका शुगर को डाइजेस्ट करने में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। थर्ड थिंग आती है फाइबर। फाइबर को हम कैसे लेंगे कि अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का अमाउंट बढ़ाएंगे। कम से कम 2 कटोरी सब्जी पूरे दिन में, 2 कटोरी सलाद और 1 फल हमें खाना है, ठीक है। फोर्थ जो चीज़ आती है वो आती है हमारी प्रोबायोटिक। तो वो हमें फर्मेंटेड फूड, वो आएंगे हमारे कर्ड के फॉर्म में आएंगे या ड्राई पिकल की फॉर्म में आएंगे, ठीक है। साउथ इंडियन फूड भी इसमें आ जाता है। पांचवा जो अभी हमने डिस्कस किया, वाटर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें हाइड्रेशन रखना, बॉडी में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि जो भी फटीकनेस बॉडी में आ रही है या डिहाइड्रेशन पर्सन फेस कर रहे हैं तो वो उनको ना आने पाए और रिवर्सल में भी हेल्प करे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन विल लीड टू द एक्स्ट्रा हंगर। एक्स्ट्रा हंगर को कर्ब करने के लिए आप कुछ ना कुछ फूड खाओगे, फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज आएंगी, तो वो रिवर्सल पॉसिबल नहीं हो पाता फिर उसमें। बहुत बढ़िया। अब 5 चीज़ ऐसी बता दीजिए जो कि जिन्हें हमें अपनी थाली से टाटा बाय बाय कर देना, या फिर बहुत कम या क्वांटिटी, फिर बहुत कम। जी, 5 चीज़ें जो हमें अपनी डाइट में सबसे पहले एलिमिनेट करनी है, या उसके लिए मॉडरेशन विल बी अ की। तो सबसे पहली बात आती है डायबिटीज़, और शुगर की बात कर रहे हैं या प्री डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, शुगर ही उसमें हमारा दुश्मन दिखाई देता है। तो हम रिफाइंड शुगर या डायरेक्ट शुगर को अवॉइड करेंगे। डायरेक्ट शुगर में आ गई शुगर इन एनी फॉर्म, चाहे वो आप शहद में ले रहे हो, गुड़ में ले रहे हो, शक्कर, खंड, किसी भी चीज़ में ले रहे हो, शुगर इज़ शुगर, वो अवॉइड करनी है। नेचुरल शुगर्स किसी और फॉर्म में आप ले सकते हो, वो या वो नेचुरली आ ही जाती हैं जिससे आपकी बॉडी चलती रहे। दूसरी चीज़ आती है फ़ैट। फ़ैट हमें अपनी थाली से मिनिमाइज़ करने हैं, ज़ीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। एंड गुड फैट हमें लेने हैं, जो कि हमने कहा सीड्स ऑयल ले सकते हैं। तीसरी चीज़ आ जाती है जो हमें अपनी डाइट से हटानी है, वो है कि एक्स्ट्रा कैलोरीज, तो इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा बटर हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें। चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो अल्कोहल, ठीक है, या फिर एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफ़ी, वो हमें डाइट से निकालना है। स्पेशली बियर, बियर के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन होता है कि बियर तो कुछ नहीं होती, लेकिन बियर ही सबसे ज़्यादा पॉट बेली देती है, और जहाँ बेली और वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस इंक्रीज हुआ तो मान लीजिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आने ही आने, तो बड़ा तो प्रॉब्लम वो बड़ी बढ़ जाएगा, ठीक है। पांचवी चीज़ मैं कहूँगी कि आप अपनी डाइट में से क्या हटाएं, तो वो बाहर का खाना हटाएं। रीज़न उसका ये है कि एक्सेस ऑफ कैलोरी एंड द बैड फैट, और या ऑयल उसका जो है वो पाम ऑयल वगैरह यूज़ किया रहता है, तो पाम ऑयल तो बिल्कुल नहीं लेना है, और बाहर का खाना कम खाना है, खाया तो उसे बैलेंस करना है। बहुत बढ़िया। चलिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने जो भी बातचीत की है उसका जो फ़ायदा वो हमारे व्यूअर्स को ज़रूर होगा, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बता दी हैं कि आपको भैया क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है। और बहुत ही सिंपल तरीके से आपने बताया, खासकर जो क्वेरी कोई भी हो सकती है, मुझे लगता है इस टॉपिक से जुड़ी ऑलमोस्ट उस सब पे हमने बात की। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे व्यूअर्स को दी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, आपके माध्यम से हम व्यूअर्स पे को राइट जानकारी दे पा रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।